Okay, so in today's lecture, we are here to discuss about the superposition of waves and basically in short everything about waves. ठीक है ना? तो वेव्स के बारे में पूरा जो है तो वो हमको आज के लेक्चर में मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्वियसली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको डिस्कस करना है कि किस तरह से जो क्वेश्चंस है तो वो टैकल किए जा सकते हैं वेव्स के अंदर के और उसके अंदर जो बेसिक टॉपिक्स है या बेसिक कुछ कंसेप्ट्स है जो हमको डिस्कस करने जरूरी है जिसके ऊपर एमसीक्यूज में फोकस किया जाता है तो वो हम थोड़ा बात करेंगे उसके ऊपर। अभी वेव्स का जो बेसिक पार्ट है वो आपको 11th स्टैंडर्ड में साउंड वेव्स करके एक जो चैप्टर था उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, ऑलरेडी किया है हमने। और उसका जो एडवांस पार्ट है मतलब उसका ये कंटिन्यूएशन जो है तो वो 12th स्टैंडर्ड में आपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी किया है। तो आई होप ऑल ऑफ यू नो द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बोथ ऑफ दिस चैप्टर्स सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द हायर कंसेप्ट्स जो कि एमसीक्यू ओरिएंटेड जो टॉपिक्स है तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलो तो यस ओके, सो बेसिकली वेव्स अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो ये तो तुमको ऑलरेडी पता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स। वन इज द मैकेनिकल वेव्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बराबर, और तीसरा होता है मैटर वेव्स। अभी इसमें से जो मैकेनिकल वेव्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो उनके बारे में हमने स्टडी किया है स्टैंडर्ड में, बट आई थिंक मैटर वेव्स के बारे में अब तक तुमने स्टडी नहीं किया है। जो हम अभी 12th स्टैंडर्ड में शायद ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कशन है, बट डी ब्रुगलीज हाइपोथेसिस जब हम करेंगे एटम्स में, एटम्स चैप्टर के अंदर या एटम्स एंड न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर तो उसके अंदर ये मैटर वेव्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। बट अभी यहाँ पे जहां तक इस चैप्टर का सवाल है तो इसके अंदर हमको प्योरली मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही बात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं मैकेनिकल वेव्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज द लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एंड द सेकंड इज transverse waves, correct है? और we can say the first is transverse waves and then longitudinal wave। ये दो टाइप के वेव्स होते हैं और इनको मैकेनिकल वेव्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों को ट्रेवल करने के लिए मीडियम लगता है। मीडियम इज नेसेसरी फॉर द बोथ ऑफ दिस वेव्स, टाइप्स ऑफ दिस वेव्स। तो इन दोनों वेव्स के लिए मीडियम जरूरी है, बिल्कुल। अभी इसमें अगर हम बात करते हैं दोनों की डिफरेंस की तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या होता है ना कि पार्टिकल्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेव जा रहा है, ऐसा होता है। बट लॉन्जिट्यूडनल के डायरेक्शन, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में क्या होता है कि वेव इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन एंड ऑल द पार्टिकल्स आर आल्सो मूविंग इन दिस हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन ओनली। तो इस तरह से ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल्स आर जस्ट पैरेलल टू द direction of propagation of waves, and that's why this is called as a longitudinal type of wave. And here in this case the oscillations of the particles are perpendicular to the direction of propagation of the waves, and that's why it's actually called as the transverse wave here in this way। अभी इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज ऑलरेडी तुमको पता है, बट फिर भी बहुत छोटी छोटी बातें जो है वो हमको याद रखनी है ठीक से कि ट्रांसवर्स वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम के अंदर जो है यंग्स मॉडुलस का होना बहुत जरूरी है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ या इलास्टिसिटी ऑफ शेप होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर इलास्टिसिटी ऑफ शेप नहीं है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर जीरो है या यंग्स मॉडुलस अगर नहीं है मटेरियल को तो उस केस में उस मटेरियल में से ट्रांसवर्स वेव्स पास नहीं हो सकते हैं। हाँ, बट लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन पास थ्रू एनी मीडियम, whether it may be solid, it may be gas, or it may be liquid, because it requires bulk modulus for this material। तो it depends on the bulk modulus actually। तो याद रखो ये बात ठीक से कि ट्रांसवर्स वेव्स
require Young's modulus or modulus of rigidity to be possessed by the material medium, but the longitudinal wave requires the bulk modulus to be possessed by the medium, remember. And also that here the in case of the velocity का जो फॉर्मूला है तो वो भी हम देखते हैं आराम से कि in case of the longitudinal waves, तो longitudinal waves का जो velocity है तो वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है v equal to root of k upon rho. ये बात अच्छी तरह से याद रखो. और यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स जो है तो ट्रांसवर्स वेव्स का जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो वो इस तरह से दिया जाता है. It will be replaced by Young's modulus here, and that is to be divided by rho, where rho stands for the density of the material medium, okay, और y मतलब Young's modulus. और मतलब ये ट्रांसवर्स वेव्स जो ट्रैवल करते हैं सॉलिड्स के अंदर तो उनके अंदर ये जो है ये फॉर्मूला हमको मिलता है वेलोसिटी के लिए. और ये जो फॉर्मूला हमको मिलता है whenever the waves longitudinal waves pass through the any liquid or solid, no doubt, but if the longitudinal waves pass through the gas, so in that case we have this formula that is gamma times p upon rho. और इसका थियरी पूरा हमने ऑलरेडी देखा है 11th स्टैंडर्ड के अंदर. जैसे कि तुमको पता है कि न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वाज एक्चुअली रूट ऑफ p by rho only because he considered the vibrations to be isothermal, but later on Laplace have proved that these vibrations are not isothermal but that they are actually adiabatic, and that's why we have to assume that this adiabatic bulk modulus, which is nothing but gamma times p, that is gamma times pressure, and that is to be divided by rho. तो ये फॉर्मूला हमको मिलता है. इसको ही हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है गामा टाइम्स p इनटू, अभी रो को अगर हम लिख देंगे मास अपॉन वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा प्रेशर के साथ, और इसलिए ये गामा टाइम्स पी वी बाय एम. और ये एम मतलब क्या है यहाँ पे मास ऑफ द गैस है, ठीक है. बट इफ यू सपोज वी रिप्लेस दिस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एंड मास को भी अगर एन इंटू एम नॉट मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास अगर ऐसा एक्सप्रेस करते हैं तो हम ये फॉर्मूला को और मॉडिफाई कर पाते हैं. तो गामा इंटू आर टी अपॉन एम नॉट, where m naught stands for the molar mass and t stands for temperature, absolute temperature of the gas. and इससे ही हमको पता चलता है कि velocity of the sound or any longitudinal waves traveling through a gas is always directly proportional to the square root of absolute temperature of that gas, remember. और इससे ही हमको v1 upon v2 is equal to root of t1 upon t2 ये भी फॉर्मूला मिलता है. Or at the same time, we can also say that the v upon v naught is actually going to be root of t upon t naught, where t naught is the standard temperature and v naught is the volume of the gas at 0 degree Celsius temperature or standard temperature. अभी standard temperature मतलब 273 होता है, और अगर इस absolute temperature को अगर हम Celsius temperature के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आराम से इस तरह से v upon v naught is equal to root of 273 plus Celsius temperature upon 273 as it is, जिसको ही नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं v equal to v naught into ब्रैकेट में 1 plus t by 273 the whole raised to half. And if we use the binomial approximation here, then we can just prove that v naught into 1 plus t by 546, क्योंकि ये जो हाफ है वो सामने आ जाएगा. और इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जस्ट कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू, अच्छा ये v नॉट का जो वैल्यू है वो भी हमको पता है 331 मीटर पर सेकेंड. So if we just open this bracket and just put the value of v naught as 331 meter per second and take its ratio with this 546 here, then we can be able to get this 0.61 factor, ठीक है, here in this way. तो ये जो इक्वेशन है इससे हमको पता चलता है कि the velocity of sound in air always increases by 0.61 meter per second per degree rise in temperature. Remember, per degree rise in temperature. If suppose the temperature rises by 1 degree Celsius, then the velocity of sound in air actually increases by
0.61 meter per second. For example, if we have the temperature of the suppose अभी देखो हमको पता है ऑलरेडी कि V नॉट का वैल्यू कितना है 331 है बराबर, तो इसको भी हम डाल देंगे यहाँ पे, तो 331 प्लस 0.61 इंटू टी, ये इस तरह से फॉर्मूला हमको लर्न करके रखना है. This is the relationship between the temperature and velocity of sound in air. Okay, जिससे हमको पता चलता है कि अगर सपोज 10 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ही बन गया क्योंकि ऑलरेडी जीरो था पहले, तो जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया मतलब ही 10 डिग्री सेल्सियस बन गया. तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वेलोसिटी कितना होगा साउंड का, इट विल बी 331 प्लस 10 टाइम्स ऑफ दिस 0.61 which is 6.1 here, which will be 337.1, correct है. And in the same way here at temperature 20 degree Celsius, if you want to find out 20 degree Celsius temperature पे velocity sound का कितना होगा, वो रहेगा 331 capacities plus 0.61 multiplied by 20, which happens to be 12.2 here, which happens to be 343.2 in this way. And similarly at 30 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, you can find out easily. So this is actually the formula for velocity of sound in air. This is a basic formula. I am revising this because we have already done it in the 11th standard. Remember, तो 11th standard में हमने ये already किया है, तो ये बात याद रखो ठीक से. And also we have seen that there is no effect of pressure on the velocity of sound in air. Just because here if we increase the pressure, तो यहाँ पे अगर हम pressure बढ़ाते हैं तो its direct effect will be volume decreased. Okay, volume will get decreased and the product of this pressure and volume will remain constant. And since the product of pressure volume remains constant, this velocity of sound in air will also remain constant. Or even if we decrease the pressure, no problem, pressure is decreased, in that case the volume will get increased, but the product of pressure and volume will still remain constant in this case. And that's why we can say that the velocity of sound in air has no effect of pressure increasing or decreasing pressure has no effect on the velocity of sound in air. Or we can simply say the velocity of sound in air is not affected by the increase or decrease of pressure. तो ये बात याद रखो. दूसरी बात ये है कि the velocity of sound in air is inversely proportional to the density, square root of density of the gas, correct है, which depends on moisture. Okay, so moist gas का जो density है वो हमेशा कम होता है ड्राई गैस के डेंसिटी से, याद रखो ठीक से, या एयर का, एयर के बारे में भी बात करते हैं, तो density of moist air is always less than the density of dry air, remember. And the reason behind it is that the moisture means what water na, so water has a atomic mass of 18 only, whereas carbon dioxide has a mass of molar mass of 44 gram, and even oxygen has a molar mass of 32 gram, and nitrogen, which is the content of air, has a molar mass of 28 gram. And that's why all these three gases which constitute the air are actually heavy gases, and as compared to those, water is very light, water is very less dense, and that's why addition of water vapor in the air will effectively decrease the effective density of that air, and that's why the density will get decreased. And since the moisture increases, density will decrease, and since density decreases, we can say that the velocity of sound in moist air, Vm, will actually be greater than the velocity of sound in dry air. That means moisture always increases the velocity of sound in air. Remember, moisture increases the velocity of, as moisture increases, okay, the velocity of sound in air will also increase. ये बात याद रखो ठीक से. As moisture increases, the velocity of sound in air will also increase, no doubt. तो ये एक बात अच्छी तरह से याद रख लो, no doubt. ये बातें जो है वो हमको लगेंगी इस चैप्टर के अंदर भी जरूर. एंड वन मोर थिंग दैट इज वी हैव सीन. ओके, चलो एक हम यहाँ पे अभी वेव का जो बेसिक इक्वेशन है तो उसके बारे में बात करेंगे.
Yes, so let us see. Suppose we have a wave which is formed in a medium. सपोज ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये समझो वेव है। यहाँ पे ये जो पार्टिकल O जो पार्टिकल है, ओरिजिन पे जो पार्टिकल है, इट इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ द वाइब्रेशन और सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस. In that case, we can see the wave to be starting from this point and traveling in along this x-axis like this. Okay, तो ये जो वेव है तो इस तरह से x-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अभी इसमें होता ऐसा है ना कि कोई भी एक पार्टिकल अगर हम पकड़ लेंगे तो उसका जो इक्वेशन है, सबसे पहले O का जो इक्वेशन है तो वो हम लिख सकते हैं y is equal to a sin omega t, because the particle at origin is going to be the particle of reference here. हमारे लिए रेफरेंस पार्टिकल कौन सा है? ये जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है वही हमारे लिए रेफरेंस पार्टिकल है, इसलिए वी कैन कंसीडर दैट इट्स ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन. तो ये मीन पोजीशन से वो स्टार्ट करता है, नो डाउट. सो इसलिए इसका जो मोशन का इक्वेशन है, जैसे कि हमने ऑलरेडी अभी ऑसिलेशन के अंदर स्टडी किया है कि कोई भी पार्टिकल जब ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, अगर x डायरेक्शन में अगर उसका ऑसिलेशंस चल रहे हैं तो उसका इक्वेशन क्या बनता है? x इक्वल टू a sin ओमेगा t, ऐसा बनता है, करेक्ट है. अगर वो पार्टिकल y डायरेक्शन में अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है तो उसका फिर इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. समझा ठीक से? So this is going to be the equation of motion of the first particle in this wave. तो वेव के अंदर इस मीडियम के फर्स्ट पार्टिकल का इक्वेशन क्या बन रहा है? y is equal to a sin ओमेगा t, नो डाउट. चलो अभी हम देखेंगे इफ वी हैव अनदर पार्टिकल p हियर, एक कोई भी एक पार्टिकल p यहाँ पे कंसिडर कर लो जो कि यहाँ से x इतने डिस्टेंस पे है. क्योंकि देखो, अगर हम एक ऐसा पार्टिकल कंसिडर करते हैं जो यहाँ से बिल्कुल इसको a बोल देते हैं सपोज, चाहिए तो ठीक है ना, जो कि यहाँ से लैम्बडा इतने डिस्टेंस पे है, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ के बराबर के डिस्टेंस पे है, तो वो एक पूरा वेव मिस करेगा. जब एक ये O वाला पार्टिकल जो है वो एक पूरा ऑसिलेशन जब कंप्लीट करेगा तब जाके ये पार्टिकल A वाला पार्टिकल जो है वो स्टार्ट करेगा, बराबर है, स्टार्ट करेगा. द पार्टिकल A will start only when the particle at O will complete one full oscillation, correct है. And that's why we can say here that the particle A will lag behind. Particle at A will just lag behind in phase by 2 pi radian than this particle at O here. So that's why we can say that the equation of motion of this particle O here is going to be, sorry, A here. तो ये जो equation है ये किसका है? O का है, origin का equation है. बट अगर हमको y का A का equation निकालना है तो हमको मिलेगा A sin and here it will be omega t minus 2 pi. समझा minus 2 pi कहाँ से आया? क्योंकि ये जो पार्टिकल A का है, A वाला जो पार्टिकल है वो एक्चुअली 2 pi इतने फेज में पीछे है, इसलिए उसका इक्वेशन में minus 2 pi आ गया. सेम वैसे ही यहाँ पे अगर हम पार्टिकल B कंसिडर करते हैं तो पार्टिकल B का इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? So you can consider it as y is equal to a sin omega t minus 4 pi. समझा कैसे? 4 pi कहाँ से आया? क्योंकि ये जो पार्टिकल B है it lags behind by phase angle 4 pi than the phase angle of O here. क्योंकि O जो है ना वो जब दो ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा तब जाके ये B जो है वो स्टार्ट करेगा, करेक्ट है. तो B starts only when O completes 2 oscillations and 2 oscillations correspond to 4 pi phase angle, and that's why we can say that here the equation of motion of the particle at B will be actually y is equal to a sin omega t minus 4 pi, no doubt. But if we have any other point like P here, तो यहाँ पे अगर एक P point बोल देते हैं जो ओरिजिन से यहाँ से सपोज x इतने डिस्टेंस पे है, तो ऐसे वाले पार्टिकल का इक्वेशन कैसे मिलेगा? How we can find out its phase difference here? तो इस पार्टिकल का फेज कैसे निकाल के दिखाएंगे? तो उसके लिए हम एक सिंपल लॉजिक यूज करेंगे कि जो पार्टिकल A वाला पार्टिकल जो है वो जो लैम्बडा डिस्टेंस पे होता है तो उसकी वजह से उसका फेज डिफरेंस 2 पाई बनता है. तो जो पार्टिकल x इतने डिस्टेंस पे है
उसका फेज डिफरेंस अगर हमने डेल्टा मान लिया तो देयर विल बी अ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन दिस लैम्बडा देन लैम्बडा एंड 2 पाई एंड x एंड डेल्टा. सो देखो यहाँ पे लैम्बडा का जो डिस्टेंस है it corresponds to the phase difference of 2 pi, right? So here the distance of x will correspond to the phase difference of delta. Then there will be a proportionality between all these here, and that's why we can say that this lambda upon x becomes actually equal to 2 pi by delta. Correct है, जिससे ही हमको मिलता है delta is going to be equal to 2 pi x upon lambda, and hence we can just get this delta replaced here. तो अब यहाँ पे y जो इस पॉइंट P का जो इक्वेशन होगा उसका फेज डेल्टा होने के कारण उसका इक्वेशन एक्चुअली बनेगा y is equal to a sin omega t minus delta, where delta is actually going to be the phase difference of this P and O here, and that's why its equation can be written to be equal to a sin omega t minus delta, where delta is nothing but this whole thing here, so that we can just replace it by that and get this simplified as 2 pi x upon lambda. So this is the equation of a wave, remember, and this equation can also be expressed in this way: y is equal to a sin and omega t minus, अभी इसमें देखो ठीक से, ये जो 2 pi by lambda है, इस 2 pi by lambda को पता है क्या बोलते हैं? k बोलते हैं. k मतलब इसको बोलते हैं propagation constant. Remember, it's called as propagation constant. And if we just replace it by that k here, then we can get this replaced k and x as it is. So this will be the equation of motion of this wave. तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं वेव का इक्वेशन. याद रखो ठीक से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव. इसके अंदर दो वेरिएबल्स है, एक्चुअली 3 वेरिएबल्स है, क्योंकि y तो ओरिजिनल वेरिएबल है ही, डिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम बोलेंगे, ठीक है. और इसमें एक वेरिएबल है टाइम और दूसरा वेरिएबल है ये डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो इसमें ये दो वेरिएबल्स होने की वजह से हम इसको डबल पीरियोडिक बोलते हैं. वेव मोशन इज सेड टू बी डबली पीरियोडिक just because it has two variables, that is time and distance. That means the wave motion is periodic in time as well as periodic in space. That's why it's called doubly periodic, or the wave always considered to have double periodicity. This is the basically you have to understand. Okay, so this is the equation of the motion of the particle. मतलब ये जो y हर एक पार्टिकल का जो हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस यूजिंग दिस इक्वेशन. अगर मान लो एक वेव है तो इस वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5 sin सपोज 20t minus 50x. ओके, देखो ठीक से, ये इक्वेशन है सपोज. ओके, तो अभी अगर आपको पूछा कि इस वेव के ऊपर एक मान लो कि 2 मीटर डिस्टेंस वाला जो पार्टिकल है, ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है, उसका 3 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओके, 3 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है वो तो ऑसिलेट कर रहा है जरूर, कभी वो यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे नीचे है, कभी यहाँ पे है. तो इट इज गोइंग टू ऑसिलेट वर्टिकली अप एंड डाउन. सो विद इन द एम्पलीट्यूड ऑफ +5 एंड -5. ऊपर मैक्सिमम +5 तक वो जा सकता है और नीचे मैक्सिमम -5 तक वो जा सकता है, ठीक है. बट 3 सेकेंड के बाद वो पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, वो कैसे हम निकाल सकते हैं? उसके लिए हमको ये जो 2 मीटर जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूला में x के बदले डालना होता है, और ये जो 3 सेकेंड्स जो है वो यहाँ पे t के बदले डालना होता है, जिससे हमको y मिलता है y इज इक्वल टू 5 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 3, इट बिकम्स 60 माइनस हियर 50 इंटू 2 विच बिकम्स 100, जिससे हमको मिल रहा है y इज इक्वल टू 5 साइन -40. एंड जो भी -40 होगा, अब ये ऐसा मत समझो कि ये डिग्री में है,
बिल्कुल नहीं, इट्स गोइंग टू बी इन रेडियन and we'll have to convert it into degrees and then we'll be able to find out the value of this sine minus 40. Obviously it will be negative but obviously it will be less than 1 ना, जो भी होगा वो less than 1 ही होगा बिल्कुल। और उसकी वजह से अगर मान लो कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल गया y इक्वल टू माइनस 2.3 सपोज, इससे क्या पता चलता है कि ये जो पार्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो वो पार्टिकल स्टार्टिंग से वेव के स्टार्ट होने से 3 सेकंड के बाद कितने डिस्टेंस पे होगा मीन पोजीशन से, तो ये मीन पोजीशन से नीचे होगा। ये हमको एक बात क्लियर पता चल गई। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है या y का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आया, -2.3 आया। इससे पता चलता है कि ये जो डिस्टेंस है तो ये -2.3 रहने वाला है। तो -2.3 इतने डिस्टेंस पे वो होगा। इसका मतलब उसको और -5 बनाने के लिए नीचे और जाना होगा। तो इस तरह से -5 तो उसका एम्पलीट्यूड है ना, तो इसलिए +5 -5 ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन उस टाइम इंस्टेंट पे 3 सेकेंड्स इंस्टेंट पे ये 2 मीटर वाला जो पार्टिकल है वो एक्चुअली 2.3 -2.3 इतने डिस्टेंस पे होगा। मतलब ये वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा और वो भी 2.3 मीटर इतने डिस्टेंस पे होगा। ये हमको इसमें से पता चल गया। समझा ठीक से? सो यूजिंग दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ऑफ वेव है, तो इस वेव के इक्वेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इन द वेव। तो वेव के अंदर अगर मान लो कि ये वेव का इक्वेशन है और इसके अंदर एक मान लो कि 50 मीटर डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका सपोज 15 सेकेंड्स के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये देखो, ये 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल है, ठीक है। 50 मीटर डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो 15 सेकेंड के बाद कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा, तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे 50 हमको डालना होगा यहाँ पे x के बदले, और ये 15 जो है वो डालना होगा इधर t के बदले, बिल्कुल। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द इक्वेशन ऑफ वेव। वेव का जो इक्वेशन है, तो वेव की इक्वेशन से हमको हर पार्टिकल का हर इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। यस, ओके। नाउ वी जस्ट सी सम साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द वेव। देखो, इफ यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, अगर dy by dt अगर हम फाइंड आउट करते हैं, we are going to be to get the particle velocity, vp we can say, vp हमको मिलने वाला है, particle velocity उसमें से हमको मिलने वाला है at that time t, okay। so just let us try to differentiate this equation। so dy by dt अगर हम निकाल के दिखाएंगे तो हमको मिलेगा a into sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, करेक्ट है। so here it will be cos omega t minus kx, and according to the chain rule we'll have to differentiate this omega t minus kx with respect to time once again and multiply it by that, right? And here from this only we are going to get this vp, that is particle velocity, which is actually going to be, so when we are differentiating with respect to time for a single particle, that means x is going to be the constant, right? So since x is going to be constant, we can say here that omega is going to be outside and t का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 and kx का डेरिवेटिव क्या बनेगा, पूरा 0 बनेगा। तो इसलिए पूरा जो फैक्टर है ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्चुअली ओमेगा बनेगा, करेक्ट है। so if we just replace this by omega, that omega will just get multiplied with this a here, and hence in the next step we can get this as a omega, correct है, a omega into cos omega t minus kx। remember this is the equation for particle velocity, okay। अगर तुमको कभी भी particle velocity के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसमें इस केस में हमको ये डिफरेंशिएट करना है, y का इक्वेशन जो है वो डिफरेंशिएट करना है, उससे ही हमको पार्टिकल वेलोसिटी मिलता है, याद रखो। और दूसरा एक तरीका है, याद रखो ठीक से, पार्टिकल वेलोसिटी जबकि हम ये पार्टिकल ऑसिलेशंस कर रहा है, अगर ये पार्टिकल सपोज p है और ये इस तरह से ऑसिलेशंस कर रहा है ऊपर नीचे इस तरह से, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि ऑसिलेशंस के अंदर जो पार्टिकल वेलोसिटी है, किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है, आपको याद होगा vp। और चलो ऑसिलेशंस के अंदर हम याद करेंगे, अगर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर और मीन पोजीशन से x है
तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो दिया जाता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। तो अगर ये वाला बात हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो पार्टिकल वेलोसिटी कैन आल्सो बी फाउंड आउट टू बी सिंपली इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जस्ट बिकॉज x हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय y हियर। इस x के बदले क्या आने वाला है, ये y आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि हम समझ सकते हैं आराम से, क्योंकि उस एसएचएम के अंदर हम हॉरिजॉन्टल मोशन देख रहे थे, इसलिए वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसएचएम परफॉर्म करने की वजह से यहाँ पे x कंसीडर किया था। लेकिन यहाँ पे जबकि पार्टिकल्स वहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y डिनोट किया जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे y हमको रिप्लेस करना है। सो दिस विल बी द अनदर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पार्टिकल वेलोसिटी, रिमेंबर दिस करेक्टली। And if even from both of these formulae we can get the maximum particle velocity. Can you get it? What is the formula for maximum particle velocity? This maximum particle velocity here will actually become a into omega. Do you agree with this? Because maximum particle velocity can be obtained by putting this y is equal to a here, sorry 0 here. y के बदले अगर हम 0 डाल देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर 0 बन जाएगा, और वाई स्क्वायर 0 बनने से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 0 बिकम्स ए ओनली, और उसका रूट ए बन जाएगा, तो इसलिए हमको इसमें से ए ओमेगा मिल जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? एंड इवन फ्रॉम दिस फॉर्मूला आल्सो, ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, इसके अंदर भी अगर सपोज हम उसको अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर देखते हैं, तो कॉस ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज लेस देन 1. So the maximum value of cos of this omega t minus kx happens to be 1, and that's why we can get this maximum velocity to be simply equal to a omega here in this way. So remember, this is the maximum particle velocity which is going to be a omega, remember. But you should not confuse between this particle velocity and this wave velocity. Wave जिस speed से आगे बढ़ता है, it is called as the wave velocity, which is given by n lambda. तो v is equal to क्या होता है, n into lambda. ये फॉर्मूला भी याद रखो ठीक से. This v here is denoted by is called as the wave velocity. Wave velocity is very much different from particle velocity. Particle velocity is the velocity of the particle at any instant, which changes from time to time, and also it can become 0 at some points, or at some instants, or it can become maximum. And also there is one more difference between these two, is that particle velocity is vertical, because the particle is traveling up and down, right? Here in case of transverse waves, obviously. And the wave velocity is going to be horizontal, because the wave is traveling in the horizontal direction along the positive direction of x-axis, and that's why this is the basic difference between wave velocity and particle velocity. But there is a relationship between these two. See, ये पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी है जरूर. इफ यू टेक द रेशियो ऑफ दिस पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, सो vp max upon wave velocity simply will be actually equal to a into omega, where omega is nothing but 2 pi n, where n is the frequency, and this v is the wave velocity, which is nothing but n into lambda, correct है, जिससे हमको मिलता है ये n कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है. एंड इफ यू जस्ट कैंसिल दिस n फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी कैन गेट दिस मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन वेव वेलोसिटी is simply equal to 2 pi a by lambda. So this is the relationship between maximum particle velocity and wave velocity. Wave velocity तो constant है ना, उसको maximum बोलने की जरूरत नहीं है, but particle velocity जो है, it is variable, and that's why we can say that the maximum particle velocity, नहीं तो उसको ऐसा लिख देंगे, vp max is actually going to be 2 pi a upon lambda into v. So v is nothing but the wave velocity here, and vp max means the maximum particle velocity here. So remember this correctly. So this is actually the relationship between the maximum particle velocity and the wave velocity. Okay, one more thing to discuss here is that if we just differentiate this equation with respect to x, तो अगर हम x से इसको अगर differentiate करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा हमको. So we can just be able to find out dy by dx.
तो ऑलरेडी हमने इसको टाइम से डिफरेंशिएट किया, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, और हमको ये dy बाय dt तो ऑलरेडी मिला हुआ है। ये देखो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है कि दैट इज dy बाय dt विच इज a ओमेगा into cos omega t minus kx, no doubt. But now if we just differentiate this equation with respect to x, then we can be able to get this dy by dx here, right? So this dy by dx happens to be actually equal to, अभी फिर से देखो आप यहाँ पे, इसमें ही x is a variable now and omega t is going to be a constant, because we are focusing on a single particle, sorry single instant, एक particular instant पे हम सारे particles को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सारे पार्टिकल्स जो है, तो उनको अगर हम सपोज ज्वाइन करेंगे, तो कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा। तो इस तरह से सभी पार्टिकल्स को ज्वाइन करने से उनके सारे सभी पार्टिकल्स का जो लोकेशन है, उसका हमको एक इस तरह का फोटोग्राफ मिलेगा, जिस फोटोग्राफ के अंदर ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग पोजिशन पे होंगे, और ये सारे पोजिशन हम ज्वाइन करके एक स्मूथ कर्व अगर तैयार करेंगे, तो वो कर्व भी इसी तरह से हमको दिखाई देगा। करेक्ट है। सो अभी इसमें अगर हम dy by dx निकालेंगे, तो उसमें हमको यहाँ पे x को वेरिएबल ट्रीट करके उसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या मिलेगा, देखो a into what is the derivative of this sin omega t minus kx, it will be cos of omega t minus kx, no doubt. But here we are differentiating with respect to x, so we have to multiply this by the derivative of omega t minus kx inside the bracket, right? And as we know that omega t is going to be a constant, so this omega t minus kx, इसका जो पूरा डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा, बट kx का जो डेरिवेटिव है वो k आएगा, और माइनस साइन की वजह से यहाँ पे पूरा माइनस k आएगा, एंड दिस माइनस k will just get multiplied with this a here, so that we get this in the next step minus ak into cos omega t minus kx, correct है। So this is actually going to be the derivative dy by dx. Okay, remember. Yes. Okay, तो ये बात याद रखो ठीक से। And this dy by dx is actually going to be the slope of this curve. Okay, इस कर्व का जो स्लोप है, तो वो स्लोप हमको यहाँ पे मिलने वाला है। किसी भी पर्टिकुलर रीजन पे, लोकेशन पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैन बी ऑब्टेन्ड हियर टू बी dy by dx हियर। ये dy by dx मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस इक्वेशन ऑफ वेव। मतलब इस वेव का जो फोटोग्राफ है, मतलब पार्टिकल्स का ज्वाइन करने के बाद जो हमको एक ये मिलता है, ट्रैजेक्टरी मिलता है या कर्व मिलता है, उस कर्व को अगर हम सपोज स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट अगर निकालेंगे, तो उस टेंजेंट का स्लोप हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये बात याद रखो ठीक से। एंड अभी देखो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा पता है तुमको, ये देखो ये हमारा VP है, करेक्ट है, VP, और ये हमारा स्लोप है, यस, सो दिस इज द स्लोप। So if we just take the ratio of this slope and VP here, तो स्लोप और VP को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा पता है, तो देखो स्लोप के बदले हम डाल देंगे उसका वैल्यू जो कि हमारे पास है माइनस AK इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस KX, right? And that is to be divided by this VP, which is nothing but A omega into cos omega t minus KX, right? Here this cos of omega t minus kx just gets cancelled, a also gets cancelled, and if we take this VP in that side, then we'll be able to express this slope to be simply equal to minus of k by omega into VP, and as we already know that अच्छा ये बात याद रखो ठीक से कि V is equal to n lambda होता है, करेक्ट है नहीं, V equal to n lambda, and if we just remember ओमेगा एंड के, इनका दोनों का रेशियो भी एक्चुअली V के बराबर हुआ करता है। कैसे देखो ठीक से, अगर हमने इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई n,
और यहाँ पे आ गया लैम्बडा बाय 2 पाई. ओके, बट एज वी नो दैट दिस 2 पाई n is nothing but omega, correct है, and 2 pi by lambda is going to be actually k, right? So if we just replace these values here, then we can get that v is equal to 2 pi n has to be replaced by omega, right? And here this lambda by 2 pi, which is the reciprocal of this k here, and hence we can just replace it by 1 upon k, and hence we can get this v to be simply equal to omega by k. But actually k by omega is going to be here, so that means we can say here that the slope of this graph will be minus of vp upon v. So this is also one of the important relationship. अभी इसमें देखो v जो है तो वो तो कभी पॉजिटिव या नेगेटिव रहने वाला नहीं है, v is always going to be positive. तो बात किस में है, ये देखो स्लोप में और vp में ही पॉजिटिव नेगेटिव का गड़बड़ होने वाला है. इससे हम ये समझ सकते हैं आराम से कि द पार्टिकल वेलोसिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, द वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखो ठीक से. पार्टिकल वेलोसिटी हैपेंस टू बी एक्चुअली नेगेटिव v इनटू स्लोप. इसका मतलब सीधी बात देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखो ठीक से. इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लो कि तुमको 4 पॉइंट्स दिए हैं, समझो ये a पॉइंट है, इधर एक सपोज b पॉइंट है, इधर मान लो c पॉइंट है, और ये सपोज इधर d है. ओके, और आगे आगे भी और हो सकते हैं, सपोज e है, और यहाँ पे एक जो है f है सपोज. ठीक है, f इज द पार्टिकल विच इज एट द मीन पोजिशन हियर. तो इसको हम थोड़ा दूसरा वाला जो टेंजेंट है तो वो थोड़ा सा हटा देंगे ताकि तुमको समझने में आसानी हो या कंफ्यूजन ना हो. ओके, तो एग्जैक्ट टॉप पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है और वो एक्चुअली f पार्टिकल के ऊपर टेंजेंट है. ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है ना कि a पार्टिकल का अगर ठीक से देखते हो तो स्लोप का क्या है, स्लोप वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट कैन वी से, कौन बताएगा, बताओ जल्दी. पार्टिकल a का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यस, बोलो फटाफट. देखो यहाँ पे पार्टिकल a के ऊपर अगर हमने इस स्लोप टेंजेंट का टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है? अरे स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने में आता कि नहीं? देखो जब भी कोई लाइन इंक्रीजिंग होता है तो उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है. ये देखो इसका इंक्लिनेशन एक्यूट है करके उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव. करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव हो गया. ठीक है, अभी इस लाइन के बारे में, बी के बारे में क्या बोल सकते हैं, स्लोप इज गोइंग टू बी नेगेटिव. करेक्ट है, सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस स्लोप ओनली. तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से क्या होगा, वीपी नेगेटिव हो जाएगा. समझा ठीक से, वीपी विल बिकम नेगेटिव, एंड वीपी मतलब क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी है. दैट मींस द पार्टिकल एट दिस पॉइंट ए पॉइंट हियर विल बी ट्रैवलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये इससे हमको पता चलता है. अगर बी के बारे में बात करते हैं तो बी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो स्लोप क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है. ऑलरेडी बी पॉइंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव है क्योंकि ये जो लाइन है वो डिक्रीजिंग है कि नहीं, तो डिक्रीजिंग वाली लाइन का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है. अगर स्लोप नेगेटिव है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ गया लेकिन यहाँ पे है माइनस साइन है नहीं इधर बाहर, तो उस माइनस साइन की वजह से क्या होगा, ये वीपी क्या करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा. समझ सकते हो ठीक से, दैट मींस वीपी इज पॉजिटिव, एंड वीपी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी इज पॉजिटिव. पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि द पार्टिकल एट बी हियर इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको पता चल गया कि द पार्टिकल, वेदर द पार्टिकल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन or it's moving in downward direction can be easily calculated by just drawing the slope of tangent at that point and just knowing the sign of that slope, whether it is positive or negative. If slope is positive, then the particle will be traveling downwards. Okay, but if the slope is negative,
then the particle must be traveling in the upward direction. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको एक कंक्लूजन मिलता है। और यहाँ पे अगर सी के बारे में अगर बात करते हैं तो सी का क्या हम बोल सकते हैं, सी पे भी स्लोप नेगेटिव ही है, तो स्लोप नेगेटिव होने से क्या होगा, ये माइनस साइन की वजह से वीपी पॉजिटिव हो जाएगा, और वीपी पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि द पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स, बिल्कुल। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पार्टिकल एट डी हियर, तो डी का जो बात करेंगे तो डी पे अगर टैंजेंट का स्लोप ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा मिल रहा है, वो तो पॉजिटिव मिल रहा है। एंड सिंस द स्लोप इज पॉजिटिव, we can say that this positive sign, this negative sign will make this positive negative, and that's why Vp will become negative. And since Vp is negative, the particle must be traveling in the downward direction. So D must be traveling in the downward direction. तो ये बात हमको पता चलती है स्लोप से, ठीक है। और this is going to be the relationship between the Vp particle velocity and the slope here. Remember. Yes. Okay, so let us discuss about the characteristic equation of a wave, or we can say the differential equation of the wave in the next lecture. Okay, तो next lecture में हम वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत पावरफुल इक्वेशन होता है, जिससे हमको वेव के वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन मिलता है। बट सो फार ये जो हमने आज के लेक्चर में किया वो पूरा ठीक से रिवाइज करके रखो,